हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीएसपी एकेडमी जयपुर में। और हमारी यूनिट फर्स्ट थर्मोकेमिस्ट्री फर्स्ट चल रही थी, जिसका आज लास्ट लेक्चर है। ठीक है, क्योंकि हमने जो मोस्ट था वो सब कुछ पढ़ लिया है। आज एक दो रूल पढ़ेंगे अपन, और एक थोड़ा सा टॉपिक तंत्र की एंथैल्पी रह चुकी थी पीछे, मैंने देखा, तो वो पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारी थर्मोकेमिस्ट्री सेकंड, फिर हमारी एक यूनिट बचेगी फिजिकल केमिस्ट्री की। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब बात करते हैं किसकी, आज के टॉपिक की। ठीक है, यहाँ बात है उदासीनीकरण ऊष्मा। देखो, हम लास्ट टॉपिक क्या पढ़ रहे थे? हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे थर्मोकेमिस्ट्री, ऊष्मा रसायन। क्या पढ़ रहे थे? ऊष्मा रसायन। थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे। थर्मोकेमिस्ट्री की मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी? थर्मोकेमिस्ट्री की मैंने डेफिनेशन ये बताई थी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में हुए ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। क्या बोला मैंने? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया में हुए ऊष्मा परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है? हमारी ऊष्मा रसायन कहलाती है। ठीक है, वही टॉपिक चल रहा था। यहाँ मेरी बात ध्यान से सुनना, वहां जो हमने किरचॉफ समीकरण देखा था वो यहाँ आता, लेकिन क्या था, हमने उसको पहले पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि वहां पे हमने हीट कैपेसिटी पढ़ी थी, उसके साथ साथ वो पढ़ लिया है। ठीक है, अब देखो बात आज की क्या है, उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होती है। ठीक है, उदासीनीकरण ऊष्मा से समझते हैं कि उदासीन क्या होता है। जब हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो उदासीनीकरण अभिक्रिया मिलती है हमारे को। क्या बोल रही हूँ मैं? जब हम अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो हमारे को उदासीनीकरण अभिक्रिया मिलती है। अगर मैं इसको सुव्यवस्थित ढंग से बोलूं तो इसकी डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं हम, कि 1 ग्राम तुल्यांकी अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार की जब हम अभिक्रिया कराते हैं तो वो क्या कहलाती है हमारे पास? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब हमारे पास जो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया हुई है, इस उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर जो ऊष्मा का परिवर्तन होगा उसे हम क्या बोलेंगे? उदासीनीकरण ऊष्मा बोलेंगे। क्या बोल रही हूं मैं? कि जब 1 ग्राम तुल्यांकी अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांकी भार वाले क्षार की अभिक्रिया कराते हैं तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है सॉरी, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। और इस उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो ऊष्मा का परिवर्तन देखा जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण ऊष्मा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखो, एक वैज्ञानिक थे, हेंस नाम के वैज्ञानिक थे। इसको हम डिनोट किससे करते हैं? डेल एन ई यूटिलाइजेशन एच, इससे इसको डिनोट करते हैं। किसको? उदासीनीकरण ऊष्मा को। अब जो हेंस नाम के वैज्ञानिक थे उन्होंने ये बताया, क्या बताया? ये तो देख लिया हमने उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होती है। ठीक है, हेंस नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया कि कोई अभिक्रिया होती है, मान लीजिए उस अभिक्रिया के लिए, क्या बोल रही हूँ मैं, कोई अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया के लिए अगर मान हो तो वो मान निश्चित होता है। क्या बोल रही हूँ मैं? मान निश्चित होता है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कि उन्होंने कुछ अभिक्रिया थी उनके लिए मान दिया, जैसे कि मान लीजिए HCl है, NaOH है। ठीक है, ऐसी बहुत सी अभिक्रियाएं थी, उनके लिए उन्होंने क्या है? निश्चित मान बताया। निश्चित मान बताया कि इसका ये मान निश्चित होगा, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंदर मान क्या होता है? निश्चित होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। जैसे कि उन्होंने बताया कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार लेते हैं अपन। क्या बोल रही हूँ मैं? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लिए उदासीनीकरण ऊष्मा का मान, जैसे कि देखो HCl है प्लस NaOH है। ठीक है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार है। ठीक है, इनके लिए अब इनको सॉल्व क्या होगा? ये NaCl प्लस H2O होगा। तो इनके लिए उन्होंने ये बताया कि अगर हम इसकी उदासीनीकरण ऊष्मा देखें तो इसके लिए उन्होंने फिक्स ऊष्मा दी है। क्या है? इसके लिए उन्होंने बताया कि 13.7 किलो कैलोरी,
13.7 किलो कैलोरी क्या होती है इसकी ऊष्मा, निश्चित होती है। हेंस नाम के वैज्ञानिक ने बताया। वहीं पे उन्होंने ये कहा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे प्रबल अम्ल की जगह दुर्बल अम्ल होता, जैसे कि देखो यहाँ पे ऐसे हो जाता CH3COOH प्लस NaOH, तो क्या बनता CH3COONA प्लस H2O। तो यहाँ पर क्या है, हमने दुर्बल अम्ल ले लिया। क्या ले लिया, दुर्बल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल के लिए अगर हम अभिक्रिया की बात कर ले, उदासीनीकरण ऊष्मा की बात करें, तो दुर्बल अम्ल है तो उसको आयनन के लिए कुछ न कुछ ऊष्मा का अवशोषण करना पड़ेगा। क्या बोल रही हूँ मैं, दुर्बल अम्ल के लिए उस अभिक्रिया में कुछ न कुछ ऊष्मा का अवशोषण करना पड़ेगा। जब वो ऊष्मा का अवशोषण करना पड़ेगा तो सीधी सी बात है, यहाँ पर ऊष्मा का मान क्या हो जाएगा, ऊष्मा का मान क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजर H का मान घटेगा। यानी कि जैसे कि इसका मान 13.7 है तो इसका मान जैसे कि हो जाएगा 13.2 हो गया। ठीक है, ऐसे मान इन्होंने निश्चित किए थे कि इनके मान निश्चित है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होती है। मैंने बता दिया उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होती है। अब बात करते हैं किसकी, ऊष्मा रसायन के नियमों की। ऊष्मा रसायन के नियम वही है, पहले ऊष्मा के बारे में मैंने बताया कि ऊष्मा के अंदर परिवर्तन होंगे। ठीक है, ऊष्मा परिवर्तन का अध्ययन करते हैं वही थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब बात कर रहे हैं किसकी, ऊष्मा रसायन के नियमों की, जिसमें फर्स्ट है लाप्लास का नियम। देखो ये जो लाप्लास का नियम है, देखो अब जैसे कि ये अभिक्रिया है H+O2 है तो इससे क्या बनेगा, SO2 है, और यहाँ पे SO2 है तो इसे H+O2 है। तो लाप्लास का नियम ये कहता है कि किसी रासायनिक प्रक्रम में अवशोषित और उत्सर्जित जो ऊष्मा होती है, अवशोषित और उत्सर्जित ऊष्मा का मान दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के प्रक्रम में जो अवशोषित और उत्सर्जित ऊष्मा है उसके बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर मान दिया हुआ है, जैसे कि ये यहाँ पर डेल H दे रखा है 296.9 किलो कैलोरी। ठीक है, अब ये मान क्या है, माइनस में है, और ये क्या है, प्लस में है। यानी कि लाप्लास का नियम ये कहता है, वापस सुन लेना, किसी रासायनिक प्रक्रम में अवशोषित और उत्सर्जित ऊष्मा का मान किसी दूसरी रासायनिक प्रक्रम में अवशोषित और उत्सर्जित ऊष्मा के मान के क्या होता है, बराबर होता है। इसका मान बराबर है। समझ में आ गई बात, यही बताता, वैसे ही इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए लास्ट में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं हेंस का स्थिर संकलन नियम। बात क्या आ रही है यहाँ पे, स्थिर संकलन नियम। यहाँ कुछ ना कुछ स्थिर रहने की बात आ रही है। यानी कि देखो स्थिर क्या रहेगा, यहाँ पर भी ऊष्मा क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। जब हम कोई अभिक्रिया, देखो हेंस का स्थिर संकलन नियम ये कहता है, ये तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं था पर ये है। हेंस का स्थिर संकलन नियम ये कहता है जब कोई अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती है, क्या बोल रही हूँ मैं, जब कोई अभिक्रिया 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न होती है तो जो ऊष्मा का मान है उसमें जो कुल ऊष्मा निकल के आएगी ना लास्ट में, उसका मान क्या होता है, स्थिर होता है। इसके अंदर 2 विधियां दी गई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि है ना NH3 व HCl से क्या बनाना है हमको, NH4Cl बना के उसमें क्या है ना, उसमें जल मिलाना है। ठीक है, अब इसकी 2 विधियां हैं, इसको क्या कर सकते हैं हम, 2 या 2 से अधिक पदों में संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो एक है प्रथम विधि, प्रथम विधि है, देखो NH3 है, ठीक है, NH3 है और HCl है, तो इससे क्या बनेगा हमारे पास, NH4Cl बनेगा। ठीक है, अब इस NH4Cl में हमको क्या करना है, जल मिलाना है, तो NH4 प्लस NH4Cl में जल मिलाना है तो क्या हो जाएगा, ये NH4Cl एक्वा हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो अभिक्रिया हो गई 2 पदों में,
दो पदों में। अगर हम इसका टोटल करें, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, ऐसे कर सकते हैं इसको हम NH3 प्लस HCl प्लस अगर जल बोले तो ये NH4Cl एक्वा, ये प्राप्त होगा। ठीक है, ये तो हो गई प्रथम विधि। ठीक है, इसी की दूसरी विधि क्या है, इसी की दूसरी विधि ये है कि जैसे कि NH3 है, NH3 में हम जल मिला ले, फिर HCl में हम जल मिला ले। ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, NH3 एक्वा HCl। ठीक है, और फिर NH3 प्लस HCl प्लस NH3 और HCl, तो इससे हमारे पास क्या बनेगा, NH4Cl। ठीक है, अब क्या करना है, वही इसका टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, NH3 प्लस HCl प्लस जल, तो हमारे पास NH4Cl एक्वा मिलेगा। अब यहाँ पे रिएक्शन से कोई मतलब नहीं है, जो चीज समझ में आनी चाहिए वो बात यह है कि हेंस का स्थिर संकलन नियम क्या कहता है कि इसका जो ऊष्मा, इसकी जो ऊष्मा का मान दिया होगा वो, इसकी जो ऊष्मा का मान दिया होगा वो, तो इन दोनों का जो टोटल होगा ना वो ये होगा, इसका टोटल होगा 161 पॉइंट कुछ होगा किलो कैलोरी। ठीक है, वही ऐसे ही यहाँ पर होगा, ये जो दूसरी विधि है ये दो पदों में संपन्न हो रही है, हमने तीन पदों में संपन्न कर दी। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी यही होगा कि इसकी ऊष्मा का मान, इसकी ऊष्मा का मान, इसकी ऊष्मा का मान जब हम टोटल करेंगे तो वही 161.48 किलो कैलोरी कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, दोनों का मान ही कैसे आएगा, 1.6.48 किलो कैलोरी, यही मान आएगा। ठीक है, ये क्या है, इनके मान जो होंगे ना उनका जोड़ ये आएगा, उनका भी यही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदों में संपन्न हो रही है तो उनकी जो कुल अभिक्रिया है वो क्या होती है, स्थिर रहती है। ठीक है, ऊष्मा का मान स्थिर रहता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि इसकी तंत्र की एंथैल्पी की। कुछ नहीं है, तंत्र की एंथैल्पी कैसे निकालते हैं, तंत्र की एंथैल्पी निकालते हैं हम कि तंत्र की एंथैल्पी कैसे निकालते हैं, जैसे ऊष्मागतिकी का ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, Q = del E प्लस W। ठीक है, यहाँ पर कार्य की बात करते हैं। अगर हम स्थिर आयतन पर बात करते हैं, स्थिर आयतन पर तो Q = del E हो जाएगा, क्योंकि स्थिर आयतन पर किया गया कार्य जो del V है वो 0 होता है। तो ये समीकरण 1 हो गया। वही हम किसकी बात करें, स्थिर दाब की, स्थिर दाब की बात करें तो QP = क्या हो जाएगा, del E, और तंत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होता है, P del V। समीकरण नंबर 2 हो गया हमारे पास। ठीक है, अब देखो QP = del E को हम ऐसे लिख सकते हैं E2 - E1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, P V2 - V1। QP = इसको इससे पहले इसको इससे गुणा करो, P V2 - P V1। QP = E2 - P V2 प्लस E1 - P V1। अब देखो बात ये है कि जो E - PV होता है वो होता है H के बराबर, E1 - P V1 होता है H1 के बराबर, E2 - P V2 होता है H2 के बराबर। तो इनका मान यहाँ पुट कर देते हैं हम। QP = H2 प्लस H1, तो QP = del H हो गया। अब ये हो गया समीकरण नंबर 3 हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर जो समीकरण नंबर 3 है उस समीकरण 3 का मान 2 में पुट कर देते हैं। तो QP del H लिखते हैं इसकी जगह, तो del H = del E प्लस P del V।
ये हमारे पास क्या आ गई, तंत्र की एंथैल्पी आ गई। तंत्र की एंथैल्पी कैसे निकालते हैं, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम ये है, ठीक है। उस नियम के अनुसार अगर हम स्थिर आयतन की बात करें तो स्थिर आयतन क्या हो जाएगा, डेली समीकरण नंबर 1, और डेल पी यानी कि स्थिर दाब पर क्या होता है, कुछ न कुछ कार्य किया जाता है, ये पीछे पढ़ा है हमने, ठीक है। इस समीकरण को सॉल्व किया तो हमारे पास ये आ गया। तो हमारी ये यूनिट यहाँ पर आज क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। नेक्स्ट हम यूनिट स्टार्ट करेंगे कौन सी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड। थैंक यू।